जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम 23 दिसंबर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, करीम बेंजेमा ने 20 दिसंबर को अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो वे फुटबॉल से संबंधित हैं। फ्रांसीसी फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। बेंजेमा ने फ्रांस की टीम में अपना करियर 97 मैचों में 37 गोल के साथ समाप्त किया। उन्होंने मार्च 2007 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ फ्रांस के लिए प्रथम मैच खेला था, जहां उन्होंने स्थानापन्न के रूप में खेलते हुए गोल किए। उन्हें यूरो 2020 के लिए फ्रांस की टीम में शामिल किया गया था और वह 4 गोल के साथ तीसरे सबसे बड़े स्कोरर बने थे। चलिए फुटबॉल से संबंधित कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रांसीसी फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है और बेल्जियम के खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। और हाल ही में भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बाबू मनी का 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बात करते हैं फ्रांस की। तो राजधानी पेरिस है, प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न, राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों। चलिए, और हाल ही में किसने इस्तीफा दिया है? तो भारत के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी मनोज प्रभाकर ने नेपाल के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अबिगेल किनोएकी कैकोलिक कवानानाकोआ का निधन हो गया है। वह कहाँ की राजकुमारी थी? तो वह होनोलुलु की राजकुमारी थी। होनोलुलु कहाँ है? यूएसए में। दिसंबर में होनोलुलु हवाई में 96 साल की उम्र में एक हवाईयन राजकुमारी अलीगेल किनोएकी कैकोलिक कवानानाकोआ का निधन हो गया। इनका जन्म 23 अप्रैल 1926 को होनोलुलु ओआहू हवाई क्षेत्र में हुआ था। इलोलानी पैलेस हवाई राज्य के शासकों का शाही निवास, संयुक्त राज्य अमेरिका का एकमात्र शाही निवास है। यह हवाई राष्ट्रीय पहचान का एक प्रतीक थी। होनोलुलु हवाई की राजधानी है। होनोलुलु अमेरिकी राज्य हवाई का सबसे बड़ा शहर और राजधानी है। तो आपको याद हो गया होगा कि होनोलुलु कहाँ है? ये हवाई की राजधानी, और हवाई कहाँ है? अमेरिका का एक राज्य है। तो अभी हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में पोलैंड के एकमात्र कॉस्मोनॉट जनरल मिरोस्लाव हेरमजस्वेस्की का निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 जून से 17 जून 2022 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। मंत्री स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और इसकी बैठक आमतौर पर हर 2 साल में होती है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक डॉक्टर गोजी ओकोंजो-इवेला हैं। अब बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की। तो इसके राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहियान। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा दिरहम है। आगे बढ़ते हैं। लेग स्पिनर रेहान अहमद हाल ही में किस देश के लिए सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर बने हैं? तो ये कहाँ के लिए बने हैं? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के लेग स्पिनर रेहान अहमद 19 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे तीसरे मैच के दौरान डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान और इंग्लैंड मैच के दौरान 18 साल और 126 दिन की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी पारी में 5-48 के स्कोर पर 6 ओवरों में 3 विकेट लिए। चलिए क्रिकेट से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो भारत के
पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी मनोज प्रभाकर ने नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दिया है और 17 दिसंबर को बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 विश्व कप 2022 जीता है। किसने? भारत ने। और 4 दिसंबर को केरल राज्य के कोच्चि में IPL 2023 के लिए मिनी ऑक्शन शुरू किया गया है और पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज सिद्रा अमीन जो है वो नवंबर महीने के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं और इंग्लैंड के क्रिकेटर जोश बटलर जो है वो ICC के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर यानी ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ये भी नवंबर महीने के लिए चुने गए हैं। और ईशान किशन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 200 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। तो ये थे क्रिकेट से संबंधित हाल ही के प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। कितने देशों ने प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण जैव विविधता संधि को स्वीकार किया है? तो राइट आंसर है 190 से अधिक देशों ने। 190 से अधिक देशों ने प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने के लिए ऐतिहासिक जैव विविधता संधि को स्वीकार किया है। मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 में ये देश 2030 तक पृथ्वी के 30% हिस्से की रक्षा करने पर सहमत हुए हैं। इन देशों ने प्राकृतिक विश्व के अस्तित्व के लिए 4 व्यापक लक्ष्यों के तहत पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण से बचने के लिए 23 लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लिया है। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के तहत ये देश वार्षिक तौर पर $500 अरब की लागत की हानिकारक सरकारी सब्सिडी की कटौती पर भी सहमत हुए हैं। ये देश उन सब्सिडियों की पहचान करने के लिए भी कृत संकल्प हैं जो 2025 तक जैव विविधता के लिए हानिकारक हो सकती है। जैव विविधता योजना भारत को कृषि सब्सिडी पर राहत देती है। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क भारत को कृषि सब्सिडी और कीटनाशक के प्रयोग को जारी रखने के मामले में राहत देता है। यह भारत की प्राकृतिक कृषि की प्राथमिकता रही है। भारत की ओर से वार्ता में शामिल पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे एक महत्वपूर्ण पल बताया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए हाल ही में और कौन कौन से संधि समझौते हुए वो देख लेते हैं। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने विभिन्न महाद्वीपों में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए क्यूबा के चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री ने सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा पहल, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा पहल शॉर्ट में कहते हैं स्पर्श के तहत सेवा केंद्रों के रूप में ऑनबोर्ड करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है बंधन बैंक के साथ। रक्षा मंत्री ने सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा पहल के तहत सेवा केंद्रों के रूप में ऑनबोर्ड करने के लिए बंधन बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अपनी 557 शाखाओं के माध्यम से रक्षा पेंशन भोगियों को सेवाएं प्रदान करेगा। स्पर्श किसी बाहरी मध्यस्थ के बिना रक्षा पेंशन भोगियों के पेंशन दावों को संशोधित करने के लिए एक वेब आधारित प्रणाली है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में अपनी पुस्तक फिट एट एनी एज का विमोचन किसने किया? तो ये एयर मार्शल पीवी अय्यर जी ने किया। एयर मार्शल पीवी अय्यर एक सेवानिवृत्त हैं जिन्होंने दिसंबर 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में अपनी पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च की। उन्होंने अपने जीवन के किस्सों को साझा करते हुए बताया कि वे कैसे रोजाना व्यायाम करने के लिए प्रेरित हुए। वह इस बारे में भी लिखते हैं कि व्यायाम करना क्यों महत्वपूर्ण है और फिटनेस की दिशा में किसी की यात्रा जल्दी क्यों शुरू होनी चाहिए। पुस्तक ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। चलिए कुछ और पुस्तकों पर नजर डाल लेते हैं। तो द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, ये पुस्तक जो है मिशेल ओबामा द्वारा हाल ही में लिखी गई है
मायरेकिल्स ऑफ फेस योगा पुस्तक जो है लिखी है मानसी गुलाटी ने, ये भी अभी लॉन्च हुई है। और राखी कपूर ने अपनी पुस्तक नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड अब्यूज का विमोचन हाल ही में किया है। और विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट, ये लिखी है ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी शेन वाटसन ने। हे राम टू जय श्री राम, ये लिखी है आनंद वर्धन सिंह ने। सलमान कहाँ द मैन द एक्टर द लीजेंड, ये लिखी है देवप्रिया सान्याल ने। संजीव कुमार द एक्टर वी ऑल लव्ड, ये लिखी है रीता राममूर्ति गुप्ता ने। कश्मीर 370 के साथ और बाद, जितेंद्र दीक्षित ने लिखी है। और ब्रिटेन के रक्षा सिख नेटवर्क द्वारा लंदन में एक समारोह में नित्य नेम गुटका नामक पुस्तक जारी की गई थी। तो ये पुस्तकें थी हाल ही की। बजाज एलियांज की ओर से भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद किसने लॉन्च किया? तो ये नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 19 दिसंबर को बजाज एलियांज से भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया। उम्मीद है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के लिए बैंक गारंटी की जरूरत कम होगी। जमानत बॉन्ड बीमा मूलधन के लिए एक जोखिम हस्तांतरण उपकरण है और मूलधन की हानि को रोकता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है बद्री नारायण, कजली सोरेन और अजीत आजाद। इसके अलावा भी बहुत से लोगों को दिया गया है। हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को दिया गया है पुरस्कार। उनका कविता संग्रह कौन सा है? तुमड़ी के शब्द इसके लिए दिया गया है। संताली भाषा के लिए कजली सोरेन को दिया गया है। उनका कविता संग्रह का नाम है सावर्ण का बालरे सानन पंजय। मैथिली भाषा का मिला है अजीत आजाद को, उनकी कृति है पेन ड्राइव में धरती। अंग्रेजी भाषा का दिया गया है अनुराधा राय को, उनका उपन्यास है ऑल दी लाइव्स वी नेवर लिव्स। पंजाबी का सुखजीत सिंह को मैं अयंगोश नहीं, ये कहानी है उनकी। और उर्दू भाषा का दिया है अनीस अशफाक, ख्वाब शराब, ये उनका उपन्यास है। तो ये जो है पुरस्कारों की घोषणा अभी हाल ही में की गई है और ये 23 भाषाओं में दिए जा रहे हैं। और यह पुरस्कार 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली में कमानी सभागार में वितरित किए जाएंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्य सम्मान होता है जिसे साहित्य अकादमी हर साल साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा सहित कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिए गए थे। चलिए इसकी सूची के बारे में जानते हैं। तो इस साल जो पुरस्कार दिए जाएंगे तो ये सूची है उनकी। तो असमिया भाषा का जो है वो मनोज कुमार गोस्वामी जी को दिया जाएगा, उनकी कृति का नाम है भूल सत्य। और भाषा है बर, ये दिया जाएगा रश्मि चौधरी को। सानी श्रेणी मदरा, ये उनकी कविता संग्रह है। तो आप ये देख सकते हैं डोगरी भाषा का वीणा गुप्ता को, अंग्रेजी का अनुराधा राय को, गुजराती का गुलाम मोहम्मद शेख को, हिंदी का बद्री नारायण को, कन्नड़ भाषा का मुड़ना कुडू चिन्ना स्वामी को, कश्मीरी भाषा का फारूक फयाज को, कोंकणी का माया अनिल खरगटे को, मैथिली का अजीत आजाद को, मलयालम का एम थॉमस मैथ्यू को, मणिपुरी का कोइजम शांति बाला को, और मराठी का प्रवीण दशरथ बांदेकर को, नेपाली का केबी नेपाली, ओडिशा का उड़िया भाषा का गायत्री वाला पांडा को, पंजाबी का सुखजीत। ये इनकी कृतियां हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इनको अच्छे से याद कर लीजिए। इसको हम आगे बढ़ाए दे रहे हैं। और जो बंगला भाषा के पुरस्कार हैं वो बाद में घोषित किए जाएंगे कि बंगला भाषा का किसे दिया जाएगा, इसकी घोषणा बाद में की जाएगी।
अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने हाल ही में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया है? तो ये किया है संस्कृति मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से वेयर भारत मीट्स इंडिया टैगलाइन के साथ दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया है। समारोह में कुचिपुड़ी नृत्य प्रदर्शन किया गया, जिसकी कोरियोग्राफी जयराम राव ने की। उच्च सदन में उपसभापतियों की समिति में किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पीटी उषा और विजय साई रेड्डी को। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने महान पूर्व खिलाड़ी और सांसद पीटी उषा को उच्च सदन में उपसभापतियों की समिति में नामित किया है। सदन में जगदीप धनखड़ ने कहा कि पहली बार किसी मनोनीत सदस्य को उपसभापति की समिति के लिए नियुक्त किया गया है। पीटी उषा के साथ वाईएसआरसी सांसद विजय साई रेड्डी को भी नामित किया गया है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 का प्लेटिनम आइकन पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता है? तो ये जीता है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने डाटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डाटा यानी डाटा के जरिए शहरों के सशक्तिकरण के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 का प्लेटिनम आइकन पुरस्कार जीता है। स्मार्ट सिटी मिशन को आंकड़े साझा करने और सामाजिक आर्थिक विकास में इनके इस्तेमाल की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। डाटा स्मार्ट सिटीज पहल मजबूत डाटा आधारित तंत्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह शहरों को प्रमाण आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य आंकड़ों के बेहतर उपयोग से भारत के 100 स्मार्ट शहरों में बेहतर प्रशासन प्रदान करना है। भारत को डिजिटल माध्यम से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए अपनाई जा रही डिजिटल पहल को बढ़ावा देने और डिजिटल इंडिया योजना को साकार करने में सरकारी संस्थाओं को नवीन डिजिटल समाधान प्रस्तुत करने में प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य किया है? तो यह किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि वे सभी जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ के पात्र हैं उन्हें आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार की शिनाख्त करानी होगी। वित्त सचिव एन मुरुगानंदम द्वारा 15 दिसंबर को जारी एक आदेश में कहा गया कि आधार सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में सरकारी वितरण प्रक्रिया को सरल बनाता है। यह पारदर्शिता और दक्षता लाता है तथा लाभार्थियों को अपनी पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की जरूरत को समाप्त करके एक सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सीधे उनका हक पाने में सक्षम बनाता है। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, राज्यपाल आर.एन. रवि। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आवास योजना किस राज्य ने शुरू की? तो ये शुरू की हरियाणा ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में वंचितों और जरूरतमंदों के सिर पर छत मुहैया करवाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर राज्य सरकार की ओर से अलग से मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सर्वे किया जा रहा है और जिनके पास आवास नहीं है ऐसे पात्र लाभार्थियों को आवास प्रदान किए जाएंगे। अब बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, राज्यपाल श्री बंदरू दत्तात्रेय हैं। चलिए कुछ और योजनाओं पर नजर डाल लेते हैं। तो प्रोजेक्ट नमामि गंगे को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है। जैसलमेर जिले की कलेक्टर टीना डाबी के द्वारा जैसाण शक्ति अभियान को शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ संरेखित करने के लिए वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है।
और हिमालय की औषधि जड़ी बूटियों पर चरने वाली देसी बद्री गाय की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्तराखंड ने इसकी आनुवंशिक विकास की योजना बनाई है। चलिए कुछ और योजना देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री आवास योजना जो है वो हरियाणा ने शुरू की है, और जैसलमेर जिले की कलेक्टर टीना डावी ने जैसाण शक्ति अभियान शुरू किया है, और केरल वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है, और तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारी योजना लॉन्च की है, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक स्वास्थ्य बीमा कार्ड के वितरण के लिए एक अभियान शुरू किया है, और योगी आदित्यनाथ ने एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत हाल ही में की है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।